हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो IIT JEE का एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो। सब लोग अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जहां हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको छोड़ा था, यानी वी हैव स्टार्टेड SN2 मैकेनिज्म, जिसके अंदर मैंने मैकेनिज्म बता दिया था, काइनेटिक्स बता दिया था, एनर्जेटिक्स बता दिया था और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दी थी। नाउ वहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पे हम लोग अपना सबस्ट्रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, उस पर किस प्रकार से रेट डिपेंड करेगा, कैसे रेट कंट्रोल होगा, वो बात करेंगे। लाइक हमारे पास एल्काइल हैलाइड टर्शरी है R3CCl, Cl ले लो आप, कोई भी हैलाइड ले लो। देन सेकेंडरी है, देन आपका प्राइमरी है CH2X एंड देन CH3X, यहाँ भी X कर देता हूँ इन जनरल, ठीक है। तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है SN2 रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने वाला, वो होता है स्टीयरिक फैक्टर। आपको पता है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, लाइक ये एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, हैलाइड को मैंने, हैलोजन को मैंने ट्रैप करके रखा है, पकड़ के रखा है। अब ये छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम अगर होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए बहुत स्पेस मिलता है, बहुत जगह मिलती है, आके आसानी से वो यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लोब होता है उससे इंटरैक्ट कर लेता है। अब अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे बड़ा सा एक ग्रुप लगा दूं, लेट्स से ये ग्रुप लगा दिया। अब इतने बड़े बड़े दो ग्रुप मैंने लगाए हैं, लेट्स से ये CH3 है, ये CH3। अब आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे स्पेस काफी कम हो गया। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको इन दोनों ग्रुप का स्टीयरिक रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। आप देखिए बड़े ग्रुप हैं, ये बड़े ग्रुप हैं, स्पेस में बहुत जगह घेरते हैं, तो अब यहाँ से आना मुश्किल हो गया। यानी जैसे जैसे अल्फा कार्बन पे, नॉट ओनली अल्फा कार्बन, इवन बीटा कार्बन पे भी क्राउडिंग बढ़ने के साथ साथ, बीटा बिल्कुल अल्फा के बगल में ही होता है, तो इवन ये जो बीटा कार्बन है यहाँ पे भी क्राउडिंग यदि बढ़ जाए तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ड्रॉप हो जाता है। तो क्राउडिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है SN2 रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में, इसलिए जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। तो यदि मुझे इनमें कंपैरिजन करना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, CH3X, यानी प्राइमरी is going to be more reactive and tertiary is going to be the least reactive। यदि मैं R को CH3 कर लेता हूँ, इनफैक्ट टर्शरी की बात करें तो CH3 ये कंपाउंड, this compound do not respond to SN2 रिएक्शन। स्टीयरिक क्राउडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि फोर्सफुली आप इन कंडीशंस पे इस कंपाउंड के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे ना, तो बजाय SN2 रिएक्शन होने के एलिमिनेशन रिएक्शन होके एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगी अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन पे भी, अल्फा बीटा कार्बन पे जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्शन उतनी मुश्किल हो जाएगी, रिएक्शन उतनी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे एल्काइल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो SN2 रिएक्शन दे ही नहीं पाते हैं। क्राउडिंग इज वन फैक्टर एंड देयर माइट बी फ्यू मोर फैक्टर्स। फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शंस नहीं देते हैं। जैसे एक तो आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं देगा। नंबर 2, अगर मैं विनाइल क्लोराइड ले लूं, कैन यू अंडरस्टैंड, विनाइल क्लोराइड के अंदर क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। वन रीजन व्हाई विनाइल क्लोराइड डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, क्योंकि CCl बॉन्ड हैज गॉट सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से CCl बॉन्ड नहीं टूटेगा। दूसरा,
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, ये एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल के आने में रिपल्सन क्रिएट करेगा। जो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के इंटरैक्ट करके बॉन्ड बनाता है, दैट इज ऑल्सो स्टेरिकली हिंडर्ड, छुप गया एक तरह से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने उसको छुपा लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल उस ऑर्बिटल तक पहुंच नहीं पाएगा, लिहाजा ये कंपाउंड भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। आप तो आगे पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन भी नहीं देता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, वहाँ बात करेंगे हम। तो ऐसे ही विनाइल के बाद हम ले लेते हैं लेट्स से एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड का सेम कैरेक्टर है, यहाँ भी इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज गॉट सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अदर देन दैट, क्योंकि फिनाइल ग्रुप छोटा तो है नहीं, बड़ा ग्रुप है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी यहाँ पे मौजूद है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को छुपा लेगा, उसको स्टेरिकली हिंडर करेगा और न्यूक्लियोफाइल के आने के रास्ते में भी हिंड्रेंस लगेगा, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। तो एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शंस, राइट। इसके अलावा अगर मैं ब्रिजहेड एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली ये तीनों कार्बन एक जगह पे लॉक्ड हैं, मतलब एक तरह से बैक साइड ही नहीं रहा। बैक साइड में इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना पॉसिबल नहीं है। नंबर वन, किसी तरह से आप लाने की कोशिश भी करोगे तो यू कैन चेक, यहाँ पे जैसे जैसे लीविंग ग्रुप निकलेगा और इधर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये कार्बन sp2 में कन्वर्ट होने लगेगा। एंड आपको पता है ब्रेट रूल से कि आप sp2 कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी sp2, रिंग टूट जाएगी। इनफैक्ट sp2 प्लेनर होता है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये तीनों कार्बन यहाँ पे लॉक्ड हैं, ये रिंग टूट जाएगी, वॉयलेट करेगा ब्रेट रूल को। उसके हिसाब से भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना संभव नहीं है। तो स्टेरिक फैक्टर वन रीजन, एंड कार्बन की प्लेनरिटी बाई ब्रेकिंग ऑफ C एंड लीविंग ग्रुप बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मेन इसका रीजन है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे। इसके अलावा नंबर 5, RF, फ्लोरीन इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। एल्काइल फ्लोराइड में आसानी से SN2 रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। SN2 SN1 दोनों के लिए हालांकि वैलिड है, इनफैक्ट ये पहला एग्जांपल छोड़ दें, बाकी सब SN1 SN2 दोनों के लिए वैलिड है। बट SN1 डिस्कस करते वक्त हमारे पास कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी फैक्टर होता है, तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। बट बिकॉज ऑफ पुअर लीविंग ग्रुप इवन दिस कंपाउंड कैन नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। नंबर 6, न्यूपेंटाइल। न्यूपेंटाइल हैलाइड में जैसा कि मैंने बताया था, जब अभी स्टेरिक फैक्टर की मैं बात कर रहा था, तो मैं बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग ना केवल अल्फा कार्बन पे इफेक्ट करेगा SN2 रिएक्शन के रेट को, बीटा कार्बन पे भी इफेक्ट करेगा। भाई साइज तो साइज है, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है ठीक अल्फा कार्बन से, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगा है, माना कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके जस्ट बगल में एक बहुत भारी भरकम ग्रुप लगा हुआ है जो न्यूक्लियोफाइल के आने में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा, तो इसमें भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। एंड एक और बड़ा कॉमन एग्जांपल है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का, इसके अंदर भी SN2 रिएक्शंस नहीं होती हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, इनफैक्ट SN1 भी नहीं होती है। वंस अगेन विल टॉक ऑन SN1 लेटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री के एंगल पे है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये SN2 होके TS बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट अगर इसकी बनती है, तो कुछ ऐसा होगा कि लीविंग ग्रुप यानी क्लोराइड आयन एक तरफ से निकल रहा होगा Cl माइनस, Cl डेल्टा माइनस, और एक तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, एंड दिस बिकम्स एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने से ये एंगल एक्चुअली 120 का हो जाएगा, और 120 का होने से 60 डिग्री का स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। पहले केवल 50 डिग्री का स्ट्रेन था रफली, अब 60 डिग्री का
स्ट्रेन क्रिएट हो गया, क्योंकि 120 की जगह 60 का एंगल रहेगा, ये वाला इंटरनल एंगल, तो उस स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए इवन इसमें भी SN2 रिएक्शन इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल जहां पे SN2 रिएक्शंस के होने का चांस नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख देता हूँ कि जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत तेजी से रिएक्शन देते हैं और कौन है जो स्लोली रिएक्शन देते हैं। तो सबसे फास्ट रिएक्शन देने वाला अल्काइल हैलाइड है आपका ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, ये फैक्टर इस कार्बन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, लिहाजा इसकी रिएक्शन फास्टेस्ट होती है। देन ROCH2Cl, देन आपका PHCH2Cl, देन आपका एलाइलिक CH2Cl, देन आपका प्राइमरी CH3Cl, देन RCH2Cl, देन R2CHCl, देन आपका विनाइलिक RCH डबल बॉन्ड CHCl, वेरी डिफिकल्ट, देन आपका एराइल हैलाइड, देन आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड एंड फाइनली आपका ब्रिज हेड। So this is going to be your general order of reactivity of different alkyl halide towards SN2 reaction। ठीक है, इसमें एक यूनिक बात ही देखेंगे कि जो बेंजाइल हैलाइड होता है और एलाइल हैलाइड होता है, ये ना केवल SN2 रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, SN1 में भी। SN1 में बिकॉज ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, बट SN2 में इसका जो एडिशनल अल्फा बीटा कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन के डेल्टा प्लस को, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और अगर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। कमिंग टू द सेकंड फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड। सेकंड फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ जाएगा, जितना गुना करोगे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, रेट उतना गुना हो जाएगा। तो रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, with increase in concentration of nucleophile। ठीक है, रह गई बात स्ट्रेंथ की, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना बनता है। अगर वीक, एक तो बात हो गई कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी न्यूक्लियोफाइल की उतना फास्ट रिएक्शन होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रिएक्शन के SN2 मोड में होने के चांसेस ज्यादा हैं, अदरवाइज अ वीक न्यूक्लियोफाइल कैन फेवर SN1 मैकेनिज्म आल्सो। तो दो बातें यहां लिखना चाहता हूं मैं कि अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना ज्यादा रेट होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है एक, जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं लिख सकता हूं जनरली an anionic nucleophile favors SN2 mechanism, क्योंकि जनरली एनायनिक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो वो जनरली SN1 को फेवर करते हैं अगर अदर फैक्टर्स फेवर में हुए तो। लेकिन जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे आपका साइनाइडाइन हो गया, हैलाइडाइन हो गया,
एल्कोक्साइड आयन हो गया, OH आयन हो गया, SH आयन हो गया, दे आर एनाइनिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दे फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्राउडिंग है तो क्राउडिंग किसी भी तरफ हो, चाहे वो सबस्ट्रेट में हो या न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट में हो, क्राउडिंग ऑलवेज मेक द रिएक्शन स्लोवर। तो ये भी ध्यान रखना है अपने को कि जो न्यूक्लियोफाइल है आपका अगर वो क्राउडेड है तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे मेरे पास है MEO माइनस, MECH2O माइनस, देन आपका एक मैंने साइक्लिक सब्स्टिट्यूट ले लिया ऑक्सीजन पे, एंड देन आई हैव टेकन दिस CH2 CH3 CH3 CH2 CHO माइनस, यस ये 3 कंपाउंड मैंने ले लिए। तो अब आप देखिए कि इन सभी के अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन है, और मैंने आपको बताया था कि डोनर एटम अगर आइडेंटिकल हो तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली सेम ऑर्डर फॉलो करती है, बट अगर कहीं क्राउडिंग हो जाए तो ये ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है। तो यू कैन चेक कि यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है, यहाँ क्राउड बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है। अब इन दोनों में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, सबसे छोटा है अटैकिंग रिएजेंट, सबसे छोटा है SN2, रिएक्शन फास्टेस्ट होगी देन दिस, है ना। अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है, दोनों का कार्बन सेकेंडरी है, दोनों पे 2-2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है तो कम स्टेरिक रिपल्सन लगाता है। तो अगर मैं साइक्लोपेंटाइल ग्रुप और ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप में कंपेयर करूंगा तो मुझे इसका स्टेरिक रिपल्सन अधिक लगेगा और इसका स्टेरिक रिपल्सन कम लगेगा, बिकॉज ऑफ बीइंग अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, राइट। तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू दिस। बट क्योंकि क्राउडिंग यहाँ पे है, अल्फा कार्बन पे 2-2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं दोनों में, तो इनके कंपैरिजन में तो रिएक्टिविटी कम होगी ही, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन फेवर करेगा, और SN2 रिएक्शन फेवर करते हुए भी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? एंड कॉन्सेंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। फाइन। थर्ड वन इज नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप ये हालांकि SN1 और SN2 दोनों में एक जैसा इफेक्ट डालता है, और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। सिंपली अगर लीविंग ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, अ गुड लीविंग ग्रुप विल इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसकी निकल लेने की प्रॉपर्टी अधिक होगी ना। जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अपना एक अच्छा सा लोन पेयर लेकर के इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाने के लिए बैंडबाजी के साथ, तो जो लीविंग ग्रुप ऑलरेडी बैठा हुआ था यदि वो आसानी से निकल लिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो आई कैन राइट कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी या लीवेबिलिटी, ठीक है। एंड किसी भी एनायन का अच्छा लीविंग ग्रुप होने का जो कंसेप्ट है वो पीछे किसी लेक्चर में हमने किया हुआ है, बट यहाँ पे नॉर्मल बता देता हूँ। अ वीक बेस या यूं कह लो अ स्टेबल एनायन इज गोइंग टू बी ए गुड लीविंग ग्रुप। निकलने वाला एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा उसकी लीवेबिलिटी होगी। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, आपका साइज फैक्टर भी है, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम लोग किसी एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जो आप ऑलरेडी एसिड बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करते हुए खूब सारे एग्जाम्पल में किए होंगे, तो आपको आता है, ये मान के चल रहा हूँ। तो लाइक अगर मुझे कंपेयर करना हो RF, RCl, RBr, RI में, तो ऑब्वियस सी बात है कि the most reactive is going to be alkyl iodide, because I minus is the best leaving group. यहाँ पे Br minus होगा, यहाँ Cl minus होगा, यहाँ F minus. This is going to be the best leaving group. Why best leaving group? क्योंकि largest size है, negative charges delocalize up to maximum extent, और जितना ज़्यादा फैल जाता है कोई चार्ज, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, राइट। तो Ri react fastest and RF react स्लोवेस्ट। फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर जिस पे SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, जिसमें है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले लेक्चर में एक बात पढ़ाई थी कि
कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें जो ज़्यादा कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। तो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। क्यों? 2 वजह से। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एक तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पोलर अप्रोटिक है, जो एल्काइल हैलाइड होगा उसका आयनाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों स्लो डाउन हो जाएगा? क्योंकि बनने वाला जो एनायन है उसका सॉल्वेशन है नहीं, सॉल्वेशन है नहीं तो स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। तो जो आयनाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो गई, अगर आयनाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो गई तो केटायन कार्बोकेटायन बनने का टेंडेंसी कम हो गया, क्योंकि यदि कार्बोकेटायन बन जाता तो SN2 की बजाय SN1 हो जाती रिएक्शन। तो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट favors SN2 mechanism in 2 ways. Number 1, it slow down ionization process to prevent SN1 reaction to take place. Number 2, it increases the nucleophilicity or nucleophilic strength of nucleophile. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे a polar aprotic solvent favors SN2 mechanism. Number 1, by slowing down ionization of alkyl halide, क्योंकि यदि alkyl halide आयनाइज होकर के कार्बोकेटायन बन गया तो in that case SN2 reaction will not happen, SN1 reaction हो जाएगी। ठीक है। Number 2, by increasing strength of nucleophile or nucleophilicity ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप एक ही न्यूक्लियोफाइल को एक बार पोलर अप्रोटिक में डालो, प्रोटिक में डालो, तो प्रोटिक में इट इज फाउंड टू बी लेस न्यूक्लियोफिलिक एंड अप्रोटिक में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो शील्ड नहीं करता है ना अप्रोटिक में। अप्रोटिक सॉल्वेंट डू नॉट शील्ड दैट एनायन, शील्डिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल होगा अटैक करने के लिए। और अगर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, इसका मतलब आयनाइजेशन होके कटायन बनने से पहले ही अटैक कर देगा ना न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यानी अगर आपका RX कोई कंपाउंड है, अगर यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूं KOH को DMSO में ले लिया और DMSO में लेते ही ये आसानी से ROH बन जाएगा एंड DMSO इस बात का सबूत है कि रिएक्शन SN2 के पाथ से हुई होगी। ठीक है, तो दिस वे अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन पे SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एग्जांपल्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।